तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न सेट को लेकर जो रिवीजन है, और ये सेट नंबर हमारा 4 है। देखें जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं के युग्मों और उनके प्रमुख विषयों पर विचार करें। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है और उनके मुख्य विषय दिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना पहला कि चौथी पंचवर्षीय योजना मुख्य विषय स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास। और पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य विषय गरीबी हटाओ। छठवीं पंचवर्षीय योजना आईआरडीपी और एनआरईपी के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार। अब बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि तीनों सत्य हैं। देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि 1969 में आई थी, 1969 से 1974 तक इसका समय था। ये योजना अवकाश के बाद आया था। यह गाडगिल रणनीति पर आधारित था। इसके दो मुख्य उद्देश्य रखे गए थे। पहला था ये कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील प्राप्ति। और इसी योजना के समय 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था चौथे पंचवर्षीय योजना के तहत। तो स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास ये सही है। वहीं ये जो पंचवर्षीय योजना है इसकी बात करें तो ये 1974 से 1978 तक आया था। गरीबी हटाओ का नारा इस योजना का मुख्य बिंदु था। और हालांकि इसी समय जो नवनिर्वाचित सरकार बनी थी, जनता सरकार 1978 में, उसने इस योजना को निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। वहीं छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि 1980 से 1985 तक चला था। तो आईआरडीपी और एनईआरपी के माध्यम से गरीबी पर इसमें सीधा प्रहार किया गया था। हालांकि जो ये अवधारणा था यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था, लेकिन छठवीं योजना ने राष्ट्रव्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देकर गरीबी पर सीधा प्रहार किया। और इसमें गरीबी के संरचनात्मक कारणों को दूर करने के लिए आईआरडीपी यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी मदें भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि कारक लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हैं। सरकार द्वारा नेशनल इनकम की बात की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन। दूसरा, स्वयं के कब्जे वाले मकानों का किराया मूल्य। तीसरा, किसी कंपनी द्वारा सरकार को अदा किए जाने वाला कारपोरेट लाभ कर। चौथा, 10 साल पुरानी पैतृक संपत्ति की बिक्री से अप्रत्याशित लाभ। अब सही कोड का मतलब नीचे दिए गए विकल्प से सही कोड का चयन करना है कि इनमें से कौन सही है। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 या केवल 2, 3 और 4। तो ये जो सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन होती है, असल में ये हस्तांतरण भुगतान होते हैं। मतलब सरकार जो है ये धन प्राप्तकर्ता को किसी भी प्रकार की वर्तमान उत्पादक सेवा या श्रम के बदले में प्रदान नहीं करता है, इसके लिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, वहीं दूसरा है कि स्वयं के कब्जे वाले मकानों का किराया मूल्य, तो यह शामिल है। इसे अनुमानित किराया कहा जाता है। भले ही मकान मालिक जिसका जो मकान है, मकान मालिक किराया देता हो न देता हो, या मकान एक आवास सेवा प्रदान करता है जिसका अपना एक आर्थिक मूल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में मकान मालिक को इस प्रकार माना जाता है जैसे वह स्वयं को ही किराया दे रहा हो, ताकि सभी आवास सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जा सके। तो ये जो स्वयं के कब्जे वाले मकानों का किराया मूल्य है यह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक। तीसरा कथन कि किसी कंपनी द्वारा सरकार को अदा किए जाने वाला कारपोरेट लाभ कर, तो ये भी शामिल है, क्योंकि अगर कोई फर्म है द्वारा जो लाभ अर्जित किया जाता है
तो उस लाभ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कारपोरेट कर, लाभांश और संचित आय। तो कुल लाभ एक जो है कारक आय होता है, इसलिए कर घटक भी इसमें शामिल होता है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। चौथे की बात करें कि 10 साल पुरानी पैतृक संपत्ति की बिक्री से अप्रत्याशित लाभ हुआ, तो क्या इसे शामिल किया जाएगा या कि नहीं? तो असल में ये जो किसी पुरानी संपत्ति की बिक्री जो है पूंजीगत लाभ है। अब ऐसा है कि जो मकान का मूल्य था उसके निर्माण के समय ही राष्ट्रीय आय में पहले से ही शामिल किया जा चुका है, तो अब इसे बेचना केवल एक मौजूदा संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, न कि किसी नई संपत्ति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प मतलब जो सही कथन है सिर्फ 2 और 3 है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि किसी देश की नाममात्र जीडीपी एक वर्ष में 12% की दर से बढ़ती है जबकि वास्तविक जीडीपी 7% की दर से बढ़ती है, तो निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? विकल्प ए है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर द्वारा मापे गए अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर 5% की वृद्धि हुई है। विकल्प बी है कि देश मुद्रास्फीति के संकट का सामना कर रहा है क्योंकि कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के लगभग बराबर है। विकल्प सी है कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में 12% की गिरावट आई है। और विकल्प डी है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की गति में 7% की वृद्धि हुई है। अभी जो ये प्रश्न है कि किसी देश की नाममात्र जीडीपी एक वर्ष में 12% की दर से बढ़ती है जबकि वास्तविक जीडीपी 7% की दर से बढ़ती है, तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो असल में इनके बीच फार्मूला स्थापित करने के लिए जीडीपी डिफ्लेक्टर का फार्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर बराबर नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी गुणे 100। तो नॉमिनल 12 है और रियल जीडीपी 7 है, तो 12/7 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जो विकल्प ये है ये सत्य हो जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेक्टर द्वारा मापे गए अर्थव्यवस्था में जो सामान्य मूल्य स्तर है इसमें 5% की वृद्धि हुई है, यह बता रहा है। क्योंकि ये जो 12% है नाम मात्र जीडीपी वृद्धि दर 12%, यह चालू वर्ष की कीमतों पर उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके कुल मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है, जबकि ये जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि है 7%, ये स्थिर आधार वर्ष की कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेक्टर द्वारा मापे गए अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि उच्च राजकोषीय घाटे का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्राउडिंग आउट प्रभाव शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? क्राउडिंग आउट ऐसी स्थिति में जब कोई भी देश या कोई अर्थव्यवस्था उच्च राजकोषीय घाटे का सामना कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है? विकल्प ए है कि सरकार द्वारा पुराने ऋण पर ब्याज भुगतान को समायोजित करने के लिए कल्याणकारी व्यय में कटौती करना। विकल्प बी है कि ऐसी स्थिति जहां सरकारी खर्च में वृद्धि से निजी उपभोग में अनुपातिक वृद्धि होती है। विकल्प सी है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का घरेलू बाजार में प्रवेश जिससे स्थानीय खुदरा निवेशक विस्थापित हो जाते हैं। विकल्प डी है कि सरकार द्वारा अधिक उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए उधार योग्य निधियों की उपलब्धता में कमी और ब्याज दरों में वृद्धि होती है। सिंपल देखा जाए क्राउडिंग आउट मतलब क्राउडिंग यानी कि भीड़ बढ़ जाना, आउट यानी कि बाहर, भीड़ को बाहर कर देना, ये कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार है वो कम ब्याज दर की वजह से इतना ज़्यादा ऋण ले लेता है कि जब वो जाते हैं ब्याज लेने मतलब लोन लेने, जो निजी क्षेत्र जब ब्याज लेने जाता है तो उस समय राशि कम हो जाती है और ब्याज की दर इतना अधिक हो जाता है कि जो छोटे छोटे जो निजी क्षेत्र होते हैं वो व्यापार
के लिए लोन नहीं ले पाते और उनको मार्केट में प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ जाता है, और यही घटना क्राउडिंग आउट कहलाता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि सरकार द्वारा अधिक उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए उधार योग्य निधियों की उपलब्धता में कमी और ब्याज दरों में वृद्धि होती है। इसे ही हम क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। मतलब यह एक ऐसी घटना होती है जो तब घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकार की बढ़ती भागीदारी होने से बाजार के शेष हिस्से को काफी हद तक प्रभावित करती है, चाहे वह बाजार की आपूर्ति पक्ष हो या मांग पक्ष। अब ये कैसे काम करता है? तो इससे क्या है, घाटा बढ़ जाता है सरकार का। मतलब जब सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च कर दे तो उसे राजकोषीय घाटा होता है, और उसकी पूर्ति के लिए सरकार को बॉन्ड जारी करके धन उधार लेना पड़ता है ना। फिर ब्याज दरों में उछाल आ जाने से और निजी निवेश पर प्रभाव पड़ जाता है, ये सब है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक, अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे। हम पांचवा प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कितनी मदों को पूंजीगत प्राप्तियों की श्रेणी में रखा गया है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के विनिवेश से प्राप्त धनराशि, डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त धनराशि। दूसरा कथन है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज। तीसरा मद है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के माध्यम से जनता से लिए गए ऋण। और चौथा मद है कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त लाभांश और लाभ। बताना है इनमें से कौन से सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, इनके विनिवेश से प्राप्त राशि जो है पूंजीगत प्राप्ति की श्रेणी में, मतलब पूंजीगत प्राप्ति की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने शेयर बेचती है तो वो एक वित्तीय परिसंपत्ति का परिसमापन कर रही होती है। अब चूंकि इससे परिसंपत्ति में कमी आ रही है, इसलिए इसे पूंजी प्राप्ति, विशेष रूप से गैर ऋण पूंजी प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो पहला मद है ये तो सत्य है। वहीं दूसरा मद कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज, ये राजस्व प्राप्ति होता है। यानी केंद्र सरकार जो राज्य को ऋण देता है उस पे जो ब्याज प्राप्त होता है वो राजस्व प्राप्ति होती है, तो वो इसमें शामिल नहीं है ना। और तीसरा जो मद है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के माध्यम से जनता से लिए गए ऋण, तो ये पूंजी प्राप्ति में, मतलब पूंजीगत प्राप्ति में शामिल है। क्योंकि उधार का कोई भी रूप, मतलब या तो बाजार ऋण हो या छोटी बचत या बाहरी बचत, सरकार के लिए भविष्य में राशि चुकाने का वित्तीय दायित्व उत्पन्न करता है। यह एक इसलिए ऋण पूंजी प्राप्ति है। लेकिन पूंजी की प्राप्ति तो हुई, तो ये जो तीसरा मद है ये शामिल है इसमें पूंजीगत प्राप्ति में। वहीं चौथा कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त लाभांश और लाभ, तो ये राजस्व प्राप्ति की श्रेणी में आता है। क्योंकि आरबीआई जो है अपने अधिशेष से सरकार को किए जाने वाले जो आवधिक भुगतान है वो लाभांश और लाभ कहलाते हैं। क्योंकि इन भुगतानों से कोई भी देनदारी उत्पन्न नहीं होती और न ही सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है, इसलिए इन्हें गैर कर राजस्व प्राप्ति की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो सही मद हो जाएंगे वो केवल एक और तीन होगा, यानी कि पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें दो कथन सही है। अगला छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। छठवां नंबर प्रश्न है कि भारत में लघु वित्त बैंक को एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि उन्हें अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 75% उन क्षेत्रों को देना आवश्यक है जिन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पहचाना गया है। दूसरा कथन कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत उन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार में लेन देन करने की अनुमति नहीं है। तीसरा कथन कि उनके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% हिस्सा 25 लाख रुपए तक के ऋण और अग्रिमों से बना होना चाहिए। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। तो पहला कथन कि उन्हें अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 75% उन क्षेत्रों को देना आवश्यक होता है जिन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पहचाना गया है, तो ये कथन सत्य है। क्योंकि
जो मानक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण होता है, जो ऋण लक्ष्य होता है असल में वह 40% होता है। वहीं ये जो लघु वित्त बैंक होते हैं इनका 75% होता है। और इसका ये इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो उनका प्राथमिक ध्यान है वह कृषि क्षेत्र और जो छोटे मझले उद्योग हैं उन पर, और जो सूक्ष्म ऋण लेने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर बना रहे हैं। इसके लिए पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत उन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार में लेन देन करने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि लघु वित्त बैंकों को विदेशी मुद्रा में लेन देन करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो दूसरा कथन जो है गलत हो जाता है। ठीक है। तीसरा कथन कि उनके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% हिस्सा 25 लाख रुपए तक के ऋण और अग्रिमों से बना होना चाहिए। तो ये सत्य है कि मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लघु वित्त बैंक हैं ये बड़े कारपोरेट ऋणों पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, इसलिए यह आरबीआई के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जो उनके ऋण पोर्टफोलियो है इसमें कम से कम 50% जो है 25 लाख तक के ऋण और अग्रिमों से ही बना होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। अगला 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या पीसीआर के से क्या तात्पर्य है। विकल्प ए है कि कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना है। विकल्प बी है कि किसी बैंक की पूंजी और उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात। विकल्प सी है कि बैंक द्वारा अपने मुनाफे में से अशोध्य ऋणों यानी कि जो एनपीए हैं उनके लिए अलग रखी गई धनराशि का अनुपात। विकल्प डी है कि किसी बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य और उसकी कुल देनदारियों का अनुपात प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहलाता है। अब बताना है कि इनमें से क्या सत्य है। तो असल में ये जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है या पीसीआर होता है, यह किसी भी बैंक के द्वारा अपने जो खराब ऋण है यानी जो एनपीए हैं उनसे होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के लिए अलग रखी गई कुल धनराशि और उसके कुल जो एनपीए हैं उसके बीच का अनुपात है। इसलिए सही विकल्प जो है सी हो जाएगा कि बैंक द्वारा अपने मुनाफे में से जो अशोध्य ऋण है या एनपीए हैं उनके लिए अलग रखी गई धनराशि का अनुपात प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहलाता है। ठीक है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी मॉन्ट्रियल पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा कथन कि इसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है या है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। तो पहला कथन जो है कि यह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, गलत है। अब देखिएगा, समझिएगा, ये जो मौद्रिक नीति समिति है हालांकि एक वैधानिक निकाय है, लेकिन इसका गठन जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत नहीं किया गया था, बल्कि स्थापना जो है इसकी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 विशेष रूप से धारा 45 जेडीबी में संशोधन करके की गई थी। ठीक है। वैधानिक निकाय तो है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करके इसकी गठित की गई थी इसे। तो पहला कथन गलत हो जाता है। वैधानिक निकाय है लेकिन अधिनियम अलग है इसका, इसकी वजह से गलत है। वहीं दूसरा कथन कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सत्य है ये। और इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं गवर्नर को मिलाकर, और 3 जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं जो तीसरा कथन है वो भी सत्य है कि इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
मतलब रेपो दर निर्धारित करता है ये, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इससे आरबीआई को बैंकों से बिना किसी गिरवी के तरलता अवशोषित करने की अनुमति मिलती है। दूसरा कथन है कि इसने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि एलएएफ कॉरिडोर के न्यूनतम स्तर के रूप में फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की जगह ले ली है। तीसरा कथन कि एसडीएफ की दर यानी कि स्थायी जमा सुविधा की दर आमतौर पर रेपो दर से 25 बेसिस पॉइंट अधिक होती है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2 या केवल 2 और 3। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थायी जमा सुविधा या कहें कि स्टैंडिंग डिपॉजिट पॉलिसी के संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो असल में जो स्थायी जमा सुविधा है एक तरलता अवशोषित करने वाली सुविधा है। यह रिवर्स रेपो के विपरीत, जहां आरबीआई को बैंकों से ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां जो है प्रदान करनी पड़ती है, वहीं जो एसडीएफ है या जमा सुविधा स्थायी जमा सुविधा जो है इसको आरबीआई बिना किसी गिरवी के अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने की अनुमति देता है ना। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन कि इसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के न्यूनतम स्तर के रूप में फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की जगह ले ली है। तो ये कथन भी सही है क्योंकि 2022 में आरबीआई ने एसडीएफ को एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के नए न्यूनतम स्तर के रूप में पेश किया था। और इससे पहले क्या था कि जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट था वह न्यूनतम स्तर के रूप में काम करता था। लेकिन जब ये एसडीएफ हुआ यानी कि स्थायी जमा सुविधा, तो इसने बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त धन को निकालने का एक अधिक पारदर्शी और गैर संरक्षित तरीका जो है प्रभावी रूप से संस्थागत को प्रदान कर दिया है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन कि एसडीएफ की दर जो है आमतौर पर रेपो दर से 25 बेसिस पॉइंट अधिक होती है, ये गलत है। असल में जो रेपो दर से 25 आधार अंक या 25 बेसिस अंक जो है नीचे स्थित होती है, न कि ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।